नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की देश विदेश की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध और सियासत जारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दावा किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा को मंगलवार को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण का करार दिया और ऐसा आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को कानून के तहत दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मामलों को वापस लेने की शक्ति है और अदालत ऐसे मामलों को वापस लेने के खिलाफ नहीं है। और नारायण राणे और उद्धव कंट्रोवर्सी के बीच में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर एक वीडियो वायरल हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध और सियासत जारी है। ताजा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। यहां के वाइस चांसलर तारिक मसूद ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया था, लेकिन अब छात्रों के नाम से यूनिवर्सिटी कैंपस में कई जगह पोस्टर चस्पा किए गए। इनमें से वीसी की ओर से पूर्व सीएम के निधन पर संवेदना जताने जाने को गलत बताते हुए इसका विरोध किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में लगे इन पोस्टर्स में वीसी के शोक संवेदना को शर्मनाक बताया गया। हालांकि एएमयू प्रशासन ने तत्काल इन पोस्टरों को हटा दिया है। इसे शरारती तत्वों का करतूत बताया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना जताना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। ये बेहद शर्मनाक ही नहीं बल्कि यह एएमयू की परंपरा और संस्कृति के भी खिलाफ है। कल्याण सिंह न सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराने के अपराधी थे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने उल्लंघन किया था। वाइस चांसलर के शोक संवेदना से एएमयू आहत है। शोक जताकर कुलपति ने अली बिरादरी का अपमान किया है। अलीगढ़ आंदोलन न्याय और निष्पक्षता में विश्वास रखता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी से काफी कमजोर रहेगी। उनका यह भी कहना है कि बच्चे संक्रमित होंगे तो भी उन पर इसका ज्यादा कोई असर नहीं दिखेगा। अभी तक ये देखा गया है कि बच्चों में जो संक्रमण सामने आया है वह कम असरदारक है। सीरो सर्वे के नतीजे इसके उदाहरण है। बच्चों में इम्यूनिटी का लेवल काफी अच्छा होता है। अगर घर के बड़ों को वैक्सीन लग चुकी है और बच्चों को कोई अन्य बीमारी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक जिन जगहों पर इम्यूनिटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वहां स्कूल खोलने में फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। इनसे लोगों में कोरोना को लेकर डर कम होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अपनी स्टडी रिपोर्ट में दावा किया कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। इस पर प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलार्मिंग हो। एक रिपोर्ट में भी अनुमान लगाया गया कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार शुरुआती दिनों की तरह धीमी रही तो सितंबर में तीसरी लहर आ सकती है। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि मैं ये पहले ही साफ कह चुका हूँ कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में कोरोना के आधे मरीज ही सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थिति तब होगी जब कोरोना का कोई नया और घातक वेरिएंट नहीं आएगा। मौद्रीकरण पर राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा को मंगलवार को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी 70 साल में जनता के पैसे से बनी देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि एनएमपी के कुछ कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी ने एनएमपी के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं
केसी वेणुगोपाल एवं रणदीप सुरजेवाला के साथ संवाददाताओं को संबोधित किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने कल 70 साल में जो पूंजी बची थी उसे बेचने का फैसला किया। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेचने की तैयारी कर ली है। उन्होंने एनएमपी का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा, इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे हैं और इनमें देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए भी लगे हुए हैं। अब इन्हें 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हमारे समय में भी निजीकरण विवेकपूर्ण था। उस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों का निजीकरण नहीं किया जाता था। जिन उद्योगों में बहुत नुकसान होता था उनका हम निजीकरण करते थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, यह सब कुछ कंपनियों का एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही इनका एकाधिकार बढ़ेगा वैसे ही रोजगार कम होंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों को साथ युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारों को कानून के तहत दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मामलों को वापस लेने की शक्ति है और अदालत ऐसे मामलों को वापस लेने के खिलाफ नहीं है, लेकिन संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने संसद सदस्यों और विधायकों में एमएलसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों की जांच और सुनवाई में अद्वितीय देरी भी चिंता व्यक्त की। केंद्र से आवश्यक जनशक्ति और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगी और कहा है कि वह ईडी या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर कुछ भी नहीं कह रही हैं या कोई राय व्यक्त नहीं कर रही, क्योंकि इससे उनका मनोबल कम हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षण शीघ्रता से पूरा किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि हम जांच एजेंसियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम उनका मनोबल कम नहीं करना चाहते, वरना उनकी रिपोर्ट खुद सब बोलती है। इन अदालतों में 200 से अधिक मामले हैं। हमें तुषार मेहता को ये कहते हुए खेद है कि ये रिपोर्ट अनिर्णायक है। 15 साल से चार्जशीट दाखिल नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। सिर्फ करोड़ों रुपयों की संपत्ति कुर्क करने से कोई मकसद पूरा नहीं होता। नारायण राणे और उद्धव कंट्रोवर्सी के बीच में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री अनिल परब एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठा कि क्या राणे की गिरफ्तारी के पीछे उद्धव के मंत्री है। परिवहन मंत्री अनिल परब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन पर किसी अधिकारी को निर्देश दे रहे थे कि नारायण राणे को बिना देरी गिरफ्तार किया जाए। अनिल परब रत्नागिरी के गार्जियन मंत्री है। केंद्रीय मंत्री राणे को मंगलवार दोपहर महाराष्ट्र के संगमेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें महाड़ की कोर्ट में पेश किया गया था और देर रात उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी। वीडियो मंगलवार सुबह हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया जा रहा है। जब फोन आया तो परब का मोबाइल फोन ऑन था और उनकी कई बातें वहां मौजूद सभी लोगों ने सुनी। उसमें परब कह रहे हैं, हेलो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें यह करना पड़ेगा। अब तक हिरासत में लिया या नहीं, वह किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर वो अपने घर में बैठे और चारों तरफ से पुलिस का पहरा है। जब पुलिस अंदर गई तो हाथापाई हुई। अब पुलिस उन्हें बाहर लेकर निकलेगी। वीडियो के इस हिस्से में अनिल परब के बगल में बैठे शिवसेना विधायक भास्कर जाधव भी कहते हैं कि पुलिस ने अब तक राणे को हिरासत में नहीं लिया है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक
ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से अफगानिस्तान की सुरक्षा की स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर उसके प्रभाव पर चर्चा की। दोनों ही नेताओं ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर महत्व का जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने माना है कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड-19 टीकों में सहयोग, जलवायु ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ विकास सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल था। मोदी ने ट्वीट किया, आज शाम चांसलर मर्केल से बात की और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई है। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराएगा। पीएमओ के बयान में कहा गया कि नेताओं ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। नेताओं ने आगामी COP26 की बैठक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर बातचीत को बढ़ावा देने की भारतीय पहल जैसे बहुपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया था। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और अन्य कुछ नेता द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। मंगलवार को उठे सियासी तूफान के बाद अब पंजाब के कुछ विधायकों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख किया, क्योंकि राज्य प्रभारी हरीश रावत इस समय देहरादून में है। पंजाब सरकार के 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह रंधावा, खूर सकारिया व चरणजीत चन्नी और 3 विधायक कुलवीर जीरा, बरनजीत पहाड़ा व सुरिंदर धीमान देहरादून के एक होटल में पहुंचे थे। इसी होटल में बैठक हो रही है और हरीश रावत भी बैठक में पहुंच चुके हैं। वहीं बैठक में जाने से पहले हरीश रावत ने मीडिया से कहा था कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या हल निकलेगा। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी के सभी अंदरूनी विवाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू खेमे के बीच में चिंगारी और ज्यादा भड़क गई। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने मंगलवार को अपने आवास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधी कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग भी उठाई गई थी। प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो जा रही हैं, वहीं राजस्थान के मारवाड़ यात्रा पर निकले सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जोधपुर से जयपुर लौट रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मंगलवार को अजमेर में मीडिया से रूबरू मुलाकात की। इसी दौरान जयपुर हाईवे पर उनके काफिले को रोककर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया था। वहीं इसके बाद पायलट मीडिया से भी रूबरू हुए। इसी दौरान पायलट ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को महंगाई सहित कई सितम दिए हैं। अब आशीर्वाद लेने के लिए यात्राएं निकालकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता ने भाजपा को सबक सिखाने की ठान ली है। इस बार पंचायती चुनाव में भी कांग्रेस की बाजी मारेगी। वहीं आगामी दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। पायलट ने आगे कहा कि उन्होंने लगभग सभी जगह पर चुनाव कार्यों का जायजा लिया है जिनमें कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अफगानिस्तान मामले के सवाल पर उन्होंने कहा था कि सरकार को चाहिए वहां के देशवासियों को सुरक्षित निकालने के कार्य में गति लाए, साथ ही भविष्य के लिए भी अलर्ट रहने की जरूरत बताई। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश के भी हौसले बुलंद हुए, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में पानी के किराए में बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण ने पानी किराए की नई दरें जारी कर दी हैं। गांव और शहरों में आधी व पौनी इंच पाइप के घरेलू पानी कनेक्शन में पानी का किराया 6 से 8% बढ़ा दिया गया। इसी वजह से वाणिज्यिक, औद्योगिक, बोरवेल, कृषि समेत अन्य श्रेणी के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई। नई दरें अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें अप्रैल 2022 में मार्च 2022 तक प्रभावी रहेंगी।
इससे पूर्व दिसंबर 2017 में पानी किराए की दरों को अधिसूचना जारी की गई थी, जो क्रमशः वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए की गई है, जो एजेंडे के वाटर रिसोर्ट एक्ट 2020 की धारा 128 के तहत जारी की गई दरों को अप्रैल 2021 के प्रभावी किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 माह 26 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर किसान मोर्चा ने 26-27 अगस्त को सिंध बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन की घोषणा की है। इनमें से 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन को देश भर में फैलाने का मंथन होगा। मोर्चे ने बताया कि 5 सत्र में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे। 26 अगस्त को सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में 3 सत्र होंगे। उनमें औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय को जोड़ने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी। 27 अगस्त को 2 सूत्र में महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इसी दौरान किसान आंदोलन के कारण और उसके सभी वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण मजदूर, आदिवासी जनता, औद्योगिक मजदूर, महिला व छात्र भी शामिल होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। अब तक की बड़ी खबरों में आगे देखें तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद अब उनके बेटे नीतीश राणे ने पलटवार दिया। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए राणे ने सोशल मीडिया के प्रकाश जाके फिल्म राजनीति का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अभिनेता मनोज वाजपेयी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि करारा जवाब मिलेगा। नीतीश राणे का यह ट्वीट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। फिल्म के इस सीन में मनोज वाजपेयी आगे कहते हैं कि आसमान पर थूकने वाले को यह पता नहीं है कि पलटकर थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कोरोना का हवाला देकर उनका विरोध कर रही थी। यही नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इन रैलियों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के पर मुकदमे भी दर्ज हुए। इसी दौरान जन आशीर्वाद रैली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारायण राणे ने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इस टिप्पणी ने शिवसेना को नाराज कर दिया था और पार्टी ने 3 शहरों में एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। कोरोना काल में मिले अनुभवों के आधार पर अब राइट टू हेल्थ पर फिर से बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने को लेकर सुझाव दिया। गहलोत सरकार राजस्थान में भी राइट टू हेल्थ बिल लेने जा रही है। गहलोत ने ट्वीट कर राइट टू हेल्थ की पैरवी करते हुए केंद्र को सुझाव दिया है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा, हमारा प्रयास है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में कष्ट न पाए। भारत सरकार को अब राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए और सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहले चिकित्सा क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने की तैयारी में है। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कानून बनने के बाद हर नागरिक का इलाज करना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य रहेगी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के राजनयिक को करीब 28 महीने के बाद नए वीजा जारी किए।
वह वीजा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए 15 मार्च 2021 तक आए आवेदनों के आधार पर दिए गए। माना जा रहा है कि यह कदम संबंधों में तनाव कम करने के उद्देश्य से उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान के 7 राजनयिकों को और पाकिस्तान ने भारत के 33 अधिकारियों को वीजा दिए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और नए वीजा जारी हो सकते हैं। 2019 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा किए गए पुलवामा फिल्दाई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रूप अपनाया था। उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। कहा जा रहा है कि इस वर्ष जनवरी में दुबई में बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत हुई बातचीत के बाद तनाव घटाने की कोशिश हो रही है। फरवरी में दोनों देशों की सेनाओं ने गोलीबारी रोकने पर संयुक्त घोषणा की थी। वहीं मार्च में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत से गुजारिश की थी कि बीती बातों को भूलकर दोनों देश सहयोग पर बात करें। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत से होकर आने वाले या बीते 14 दिनों से भारत में रहे यात्रियों को आगमन वीजा देने की सुविधा अस्थायी तौर पर रोक दिया है। यूएई के अधिकारियों के अनुसार यह फैसला कोरोना महामारी की हालत में बदलाव को देखते हुए लिया गया है। महत्व है कि अगस्त को यूएई ने भारत से यात्रा करने वालों पर प्रतिबंध हटाया था। अमेरिका यूरोप वाले लोगों को यूएई नया वीजा देगा। अभी देश विदेश की खबरों में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ का। नमस्कार।